आपने एड में वो लाइन तो जरूर सुनी होगी, डर के आगे जीत है। लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो क्या एक सिर्फ डर है या फिर एक अनुभवी नेता की चेतावनी जिसने 15 साल तक एक राज्य को संभाला है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की, जिसके पहले ममता बनर्जी ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया है जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। 15 साल से सत्ता में रहते हुए ममता बनर्जी ने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि प्रोटेक्टर ऑफ बंगाल्स आइडेंटिटी के तौर पर स्थापित किया है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि एक माइंडसेट की लड़ाई लड़ रही हैं, जहां उनका फोकस साफ है, लोगों को यह समझाना कि सत्ता का बदलाव सिर्फ सरकार बदलना नहीं होगा बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी असर डाल सकता है। जब वह कहती हैं हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं, तो यह सिर्फ एक चुनावी लाइन नहीं है बल्कि उनके उस लंबे राजनीतिक अनुभव का निचोड़ है, जहां उन्होंने खुद को हर वर्ग खासकर अल्पसंख्यकों के लिए एक भरोसेमंद चेहरा बनाया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है और करीब 100 से 120 सीटों पर उसका निर्णायक असर रहता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 73 यानी करीब 83% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस के साथ गया। यह कोई संयोग नहीं था बल्कि ममता की कंसिस्टेंट आउटरीच और भरोसे की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने लगातार यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार में सभी समुदाय सुरक्षित हैं, और यही वजह है कि उनका नैरेटिव जमीन पर भी असर डालता दिख रहा है। रामनवमी और मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी का रुख भी इसी रणनीति का हिस्सा है। जब वे कहती हैं कि बीजेपी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है, तो वे सिर्फ आरोप नहीं लगा रही बल्कि एक ब्रॉडर कंसर्न को सामने रख रही हैं कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस कहीं सामाजिक तनाव में ना बदल जाए। उनका यह संदेश उन वोटर्स के बीच खास असर डालता है जो स्थिरता और शांति को प्रायोरिटी देते हैं। वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर भी ममता बनर्जी ने चुनाव को एक नए एंगल पर ला खड़ा किया है, जिसमें लाखों नाम हटाने और बड़ी संख्या में लोगों को अंडर एडजुडिकेशन में डालने के आरोप के जरिए वे सीधे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर बात कर रही हैं। राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है और ममता यह परसेप्शन बना रही हैं कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हैं। इसी तरह एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर वे एक बड़ा नैरेटिव बनाती हैं। आज वोट का अधिकार खतरे में है, कल नागरिकता पर असर पड़ सकता है, और फिर खुद को इस डर के खिलाफ एक ढाल के रूप में पेश करती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं बंगाल में एनआरसी नहीं होने दूंगी। यह अप्रोच सिर्फ डर नहीं बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी देती है। ममता बनर्जी की एक और बड़ी ताकत है उनका इमोशनल कनेक्ट। जब वे कहती हैं कि मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, मेरे पास सिर्फ जनता है, तो यह उन्हें एक ज़मीन से जुड़ी नेता के रूप में पेश करता है। यही वजह है कि वह खुद को एक ऐसे चेहरे के तौर पर स्थापित कर पाती हैं जो सत्ता में होते हुए भी आम लोगों के साथ खड़ा है। इसके साथ ही उनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स जैसे लक्ष्मी भंडार भी उनकी रणनीति का मजबूत हिस्सा है। वे साफ तौर पर लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि ये योजनाएं जारी रहेंगी, यानी उनके मॉडल में सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि भरोसा और फायदा दोनों शामिल हैं। अगर बड़े राजनीतिक एंगल से देखें तो ममता बनर्जी ने लोकल मुद्दों, सामाजिक संतुलन और वेलफेयर को जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव बनाया है जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विकल्प भी देता है। यही उनकी राजनीतिक कुशलता है। वे चुनाव को हम बनाम वे की लड़ाई में बदल देती हैं, जहां वे खुद को बंगाल की पहचान और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पेश कर रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि उनकी रणनीति क्या है, सवाल ये है कि क्या यह काम कर रही है। और ज़मीन के संकेत बताते हैं कि हाँ, ममता का यह मॉडल अभी भी मजबूत है। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, वेलफेयर योजनाओं का असर बना हुआ है और उनका पर्सनल कनेक्ट अभी भी कायम है। तो अब सवाल आपसे, क्या ममता बनर्जी का यह चेतावनी वाला नैरेटिव बंगाल की राजनीति में फिर से उन्हें बढ़त दिलाएगा? क्या 2026 में भरोसा जीतेगा या बदलाव? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें।